नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी विद प्रकाशाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों के साथ भी छोटे यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन करेंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और लघुत्तरात्मक के साथ ही हम छोटे प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि 30 नंबर के छोटे प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? भारत लौटने का वर्ष बताना है, यानी दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। 1906, ब 1909, स 1911, द 1915। सही उत्तर है इसका 9 जनवरी 1915। 1893 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को पुनः भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। सही उत्तर द है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? भारत में पूछा है, इसलिए भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? अ चंपारण, ब अमृतसर, स बारदोली, द दांडी गुजरात। सही उत्तर है इसका चंपारण, बिहार, किसानों की समस्या को लेकर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 किसकी रचना है? व्यक्ति का नाम बताना है, किसकी रचना है? अ जवाहरलाल नेहरू, ब सुभाष चंद्र बोस, स सरदार पटेल, द महात्मा गांधी। सही उत्तर है इसका द महात्मा गांधी। 1893 से 1915 तक वे दक्षिणी अफ्रीका रहे थे, यानी हिंद स्वराज पुस्तक की रचना भी उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में ही की है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? बंधुआ मजदूर, ब दास मजदूर, स गिरमिटिया मजदूर, द कृषि मजदूर। देखिए, ये फिजी और गुयाना कहाँ आते हैं? वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में आते हैं, यानी विदेश में है। और बंधुआ मजदूर, दास मजदूर, कृषि मजदूर, ये अमूमन भारत में बोले जाने वाले शब्द हैं। तो अगर हम तर्क लगाएं तब भी इसका उत्तर कौन सा होगा? गिरमिटिया मजदूर। तो स गिरमिटिया मजदूर सही है, क्योंकि उस वहां की भाषा के अनुसार उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? अ बारदोली आंदोलन, ब असहयोग आंदोलन, स सविनय अवज्ञा आंदोलन, द भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर है इसका बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था, इसीलिए वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहा था। इसलिए उनके नाम के आगे जो सरदार उपाधि लगती है वो जन उपाधि है, महिलाओं द्वारा दी गई उपाधि है, क्योंकि बारदोली आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? अ सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1929, स कलकत्ता अधिवेशन 1911, द कराची अधिवेशन 1931। सही है उत्तर इसका लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन सा पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? अ रविंद्रनाथ टैगोर, ब देवेंद्रनाथ टैगोर, स सत्येंद्रनाथ टैगोर, द अवनींद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है इसका अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता की छवि को चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर। अ वाला ऑप्शन से रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रगान यानी जन गण मन की रचना की थी और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत गीत कहे तो पूछे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय
दिया था? अ नमक आंदोलन, ब असहयोग आंदोलन, स भारत छोड़ो आंदोलन, द चंपारण आंदोलन। सही उत्तर है इसका भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। उस समय गांधी जी ने ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? स्थान पूछा है। अ साबरमती गुजरात, ब अमृतसर पंजाब, स वर्धा महाराष्ट्र, द दांडी गुजरात। सही उत्तर है इसका साबरमती गुजरात से। स्थान साबरमती गुजरात। कब? तो 12 मार्च 1930 को यह साबरमती गुजरात से यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद लाला लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? क्रिप्स कमीशन, साइमन कमीशन, स अधिनियम 1919, द कैबिनेट मिशन। सही उत्तर है इसका ब साइमन कमीशन। इसलिए विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, जबकि साइमन कमीशन द्वारा भारतीयों का राजनीतिक भविष्य तय होने वाला था। इसलिए इसका विरोध किया गया था और इस विरोध स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अति लघुतात्मक प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में सत्याग्रह कहाँ किया? नस्ल भेद के विरोध में ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। दक्षिणी अफ्रीका में किया था। पहला सत्याग्रह पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पूछे, भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण बिहार 1917 में किया गया था। सही उत्तर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया था? अकाल से हुए नुकसान के कारण किसानों पर लगने वाले कर में लगान में कमी कराने हेतु यह खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह दोनों का सन एक ही है, 1917, लेकिन पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह भी 1917। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? कहाँ सूती कपड़ा के लिए? अहमदाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी ने ही इसका नेतृत्व किया था। तो पहला महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में होने वाला पहला आंदोलन चंपारण बिहार का आंदोलन 1917। 1917 में ही दूसरा आंदोलन कहाँ हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा 1918 में अहमदाबाद में, और यह सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की समस्या को लेकर हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब यानी सन पूछा है, तो 13 अप्रैल 1919। इसको इस तरह से याद कीजिए, 13 अप्रैल 1919, डबल 19 से अमृतसर पंजाब स्थान यानी जगह का नाम है। तो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, यानी 13 अप्रैल 1919 को, और स्थान कौन सा था? अमृतसर पंजाब। अगला प्रश्न है, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है? ऑफिस, दुकान या कारखानों में जाने का रास्ता रोक दिया जाता है, ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, इसे हम पिकेटिंग कहते हैं। तो पिकेटिंग किसे कहते हैं? ऐसा विरोध प्रदर्शन का तरीका जिसमें ऑफिस या दुकान या कारखानों में जाने का रास्ता रोक लिया जाता है, उसे पिकेटिंग कहते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? इसके उत्तर का अध्ययन हमने पहले भी किया है। सही अंदाज लगाया आपने, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इस आयोग का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी अध्ययन हमने पहले किया है। 1929 के लाहौर अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने कांग्रेस दल की ओर से भाग लिया था, उनका नेतृत्व करते हुए भाग लिया था। प्रथम में भाग नहीं लिया,
अंतिम यानी तीसरे में भी भाग नहीं लिया। तो बीच का जो सम्मेलन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? किसके मध्य? यानी दो व्यक्ति होंगे तभी उनके मध्य हुआ होगा। भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की अपनी मांग को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? जगह पूछिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो कहां से का उत्तर है बंबई से। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। पहले प्रस्ताव पारित होता है, इसके बाद आंदोलन होता है। तो इसके बाद आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जुलाई अगस्त, जुलाई में प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कोई आंदोलन शुरू होता है। और 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। कहां से हुआ? बंबई से। अगला प्रश्न है वर्ष 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था? किसके लिए? तो चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर यानी श्रमिकों के लिए था। देखिए क्या था ये इनलैंड? इनलैंड का मतलब होता है आंतरिक, अंदर। इमिग्रेशन यानी उत्प्रवास एक्ट यानी अधिनियम, आंतरिक उत्प्रवास अधिनियम। आंतरिक का मतलब है ऐसे श्रमिकों को चाय के बागानों के अंदर ही अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करनी होती थी। चहल पहल चाय के बागानों में ही हो सकता था, वो चाय के बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए इनलैंड का मतलब आंतरिक। अगर चाय के बागानों से बाहर जाना होता तो बिना अनुमति के वो चाय बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए इस अधिनियम का नाम भी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट दिया है। अगला प्रश्न है 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? देखो दलितों के लिए महत्वपूर्ण कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। अन्य क्षेत्रों में भी काम किया पर दलितों के लिए भी काम किया। इसलिए अब यदि गैस से अनुमान लगाएंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। यानी दलित वर्ग एसोसिएशन का निर्माण भी किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। क्यों किया था? तो दलितों को संगठित करने के लिए। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब व कहां पारित किया? देखो दोनों सन पूछे हैं। कब? कब तो प्रस्ताव कब पारित किया? प्रस्ताव के बारे में पूछा है तो प्रस्ताव के बारे में तिथि अपन ने बताई 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था। कहां? वर्धा महाराष्ट्र। 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है लघुत्तम प्रश्न उत्तर है। लघुत्तम प्रश्नों के साथ ही हम छोटे प्रश्न भी याद करेंगे, इसलिए आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट क्या था इसको हम छोटे स्टेप बना लेते हैं। पहले देखते हैं, पहले हम देखेंगे रोलेट एक्ट के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य देखेंगे। दूसरा इसके अध्यक्ष कौन थे और यह रोलेट एक्ट में क्या चाहा गया था। तो पहला ये इसका उद्देश्य क्या था रोलेट एक्ट का? इसका उद्देश्य था रोलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था। इसका पहला उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह बनाया गया था। तो रोलेट एक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये कैसा कानून था? ऐसा कानून था जिससे आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। तो पहला उद्देश्य हो गया। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो भारत रोलेट एक्ट के द्वारा भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना, ये इसका उद्देश्य था। और सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में यह आयोग या एक्ट बनाया गया था। यह ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने काला कानून किसे कहा? रोलेट एक्ट को कहा था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो इसका सन देखेंगे। पहले 13 अप्रैल 1919 कब हुआ और कहां हुआ? पंजाब के अमृतसर में। सालाना वैशाखी मेले में भाग लेने के बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। वैशाखी मेला सिखों का पवित्र धार्मिक त्योहार होता है, वहां पर भाग लेने के लिए जमा हुए थे। और यहीं पर इन लोगों ने 1919 में पारित एक्ट रोलेट एक्ट का विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।
और तभी जनरल डायर के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़ों लोग मारे गए। इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो पहला कब शुरू हुआ, स्थान, और यहाँ पे क्या था, तो वैशाखी का मेला था और मनाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे। और जमा हुए उसी के दौरान उन्होंने क्या कर दिया, तो रोलट एक्ट का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तभी डायर के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद यह अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा ऑटोमान साम्राज्य पर कठोर संधि थोपी जाएगी। अतः मुंबई में मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे युवाओं ने खिलाफत समिति का गठन कर ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने इसे सुअवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की ठान ली। देखो खलीफा क्या होता है, ये विश्व में मुस्लिम धर्म मानने वालों का धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। खलीफा, टर्की का जो शासक था वो खलीफा था और यह विश्व के मुस्लिमों का धर्म गुरु माना जा रहा था। जब खलीफा के विरुद्ध यह अफवाह फैल गई कि इन पर कठोर संधि थोप दी जाएगी, तब विश्व के अनेक जगहों के मुस्लिमों ने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तो इसलिए भारत में भी यह आंदोलन शुरू हुआ। तो मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे जो युवा थे उन्होंने खिलाफत समिति का गठन किया। तो खिलाफत समिति का गठन भारत में किसने किया, तो भारत में खिलाफत समिति का गठन मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। फिर से खिलाफत समिति का गठन भारत में किसने किया, मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे युवाओं ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्या था। देखो असहयोग का अर्थ क्या होता है, असहयोग का अर्थ होता है ब्रिटिश सरकार का प्रत्येक स्तर पर असहयोग करना। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसलिए गांधी जी का मत था कि यदि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, यदि भारतीय असहयोग करें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश शासन का पतन हो सकता है। अतः खिलाफत के समर्थन के साथ ही स्वराज के लिए आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, स्वराज के लिए, और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग से मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में क्या कार्यक्रम शामिल थे। असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम 3 कार्यक्रम बहिष्कार के थे। और पहला पदवियां, यानी पदवियां, सबसे पहले अंग्रेज सरकार की पदवियां लौटाना। दूसरा है सरकारी नौकरियां, जिसमें सेना और पुलिस की नौकरियां भी शामिल थी, नौकरियों से त्यागपत्र दे देना। तो पदवियां लौटाना, त्यागपत्र दे देना। अब बहिष्कार वाले शुरू हो रहे हैं। किसका बहिष्कार करें, तो अदालतों और विधायी परिषदों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार 3 चीजों का, अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अहिंसक तरीके से चलाने का निश्चय किया था और असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, इसलिए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए इसके पीछे एक घटना है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में बदल गया, जिसमें उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। अतः हिंसा के सख्त विरोधी गांधी जी ने 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई, कब यानी सन पूछा है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। स्थान चौरी चौरा की घटना कहां, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई थी। अब असहयोग आंदोलन स्थगित कब कर दिया महात्मा गांधी ने, कब किया, तो 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1920 को, और असहयोग आंदोलन स्थगित यानी बंद कब कर दिया, तो 12 फरवरी 1922 को यह स्थगित कर दिया। और असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया, तो आंदोलन हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है,
स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी, देखो असहयोग आंदोलन के बाद की बात है ये। असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया तो राजनीतिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए, इसलिए असहयोग आंदोलन के बाद, समाप्त होने के बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। नाम दोनों अच्छे याद होने चाहिए। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता है। तो स्वराज पार्टी का गठन करने वाले प्रमुख नेता कौन? सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो इसको देखते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं। सबसे पहले हम औपनिवेशिक स्वराज्य लेंगे, इसके बाद पूर्ण स्वराज्य लेंगे, इसके बाद गांधी इरविन के बीच क्या वार्ता हुई उसको लेंगे, और अंत में यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ इसको लेंगे। तो भारतीयों को 1929 में यह आभास हो गया कि ब्रिटेन औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने वाला नहीं है। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों का शासन, यानी नियंत्रण भले ब्रिटिश शासन का रहे लेकिन उनके नियंत्रण में भारतीयों द्वारा शासन, यह औपनिवेशिक स्वराज्य कहलाता है। लेकिन इस छोटी मांग को भी जब ब्रिटिश शासकों ने स्वीकार नहीं किया तो इसी क्रम में इससे बड़ी मांग को यानी पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी लाहौर अधिवेशन में। और उस समय के जो वायसराय थे इरविन, जनवरी 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र उनको भेजा, और पत्र में साफ था कि 11 मार्च तक यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। इसलिए 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 12 मार्च की तिथि को क्यों चुना गया? क्योंकि 11 मार्च तक के लिए गांधी जी ने चेतावनी दे दी थी। प्रश्न इसमें बनता है, गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र किसको भेजा? तो उस समय के वायसराय इरविन को, उस तरह के वायसराय इरविन को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया? लॉर्ड इरविन द्वारा मांगे न मानने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित दांडी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा। देखो, 6 सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह की अवधि क्या है? शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 को, और कब ये खत्म हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। कितने सहयोगी के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए निकले थे? तो 78 सहयोगी के साथ। दांडी मार्च के तहत गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? तो 240 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन 6 अप्रैल 1930 ये महत्वपूर्ण तिथि है। अगर आपसे पूछा जाए नमक बनाकर नमक कानून कब तोड़ा गया, नमक बनाकर नमक कानून कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 लिखना है। नमक कानून तोड़ा गया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया और नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो नमक से संबंधित 2 कार्यक्रम। नमक से संबंधित कितने कार्यक्रम हुए? 2। पहला नमक कानून तोड़ना और दूसरा सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना देना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये असहयोग आंदोलन में भी था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी था। तो आपको दोनों जगह याद हो जाएगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानें बंद कराना, किसानों द्वारा लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर से इनकार करना और गांवों में सरकारी कर्मचारी द्वारा नौकरी से इस्तीफा, यानी सरकारी नौकरी से इस्तीफा, यह भी असहयोग आंदोलन के दौरान था। तो 2 जो कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन में भी थे। कौन से? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना। अगला कार्यक्रम जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। देखो, क्रिप्स मिशन आया था भारत,
1942 में ही आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942, और वो असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद भारतीय में असंतोष व्याप्त हो गया, इसलिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें अंग्रेजों को तत्काल भारतीयों को शासन सौंपने की मांग की गई थी। और शुरू कब हो गया? 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और इसी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन कब किया? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोनों की तिथि एक ही है, 8 अगस्त 1942 को। यहीं से ये जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? देखो, स्वरूप पूछे तो स्वरूप में हम छोटे छोटे स्टेप बना लेते हैं। स्वरूप में हम सबसे पहले देखेंगे महात्मा गांधी की क्या इनमें भूमिका थी, दूसरा हम देखेंगे कि भारतीयों की क्या भूमिका थी, और तीसरा हम स्टेप इसमें देखेंगे कि यह किस प्रकार जन आंदोलन बन गया। तो स्वरूप में स्पष्ट हो जाएगा, पहला गांधी जी की भूमिका, दूसरा आम लोगों की यानी नागरिकों की भूमिका, और तीसरा यह किस प्रकार जन आंदोलन बन गया। पहला देखते, देखो गांधी जी की क्या भूमिका थी। बंबई से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अब भारतीय लोगों की भूमिका शुरू होती है। भारतीयों ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया, नंबर 1। भारतीयों का दूसरा रोल है इसमें, प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व तो खुद लोगों ने संभाल लिया। तीसरा, उन्होंने हड़तालें की, राष्ट्रगीत और नारों के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। अब देखते हैं यह किस प्रकार जन आंदोलन बन गया। तो यह एक जन आंदोलन बन गया क्योंकि इसमें सभी वर्ग शामिल थे, जिसमें छात्र, किसान, मजदूर जैसे जो साधारण वर्ग कहलाते हैं वे भी इसमें शामिल थे। सभी वर्गों के शामिल होने के कारण ये जन आंदोलन बन गया। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगा और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। हम वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी वीडियो बनाने वाले हैं और आपको उपलब्ध करा देंगे। यह वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।